वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने अभी तक जो है बूस्टर सीरीज चलाई हुई है। और ये बूस्टर सीरीज में आपको जून 2025 के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी तक हम जो है 90 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम आगे के 10 क्वेश्चन 90 से 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनको मेरे बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम आरती पांडे है। मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने बैचलर मास कम्युनिकेशन से किया है और मास्टर्स भी मैंने अपने मास कम्युनिकेशन से ही किया है। मुझे मीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने एंकर, रिपोर्टर्स और न्यूज कंटेंट राइटर के तौर पे काम किया है। और मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 1 साल का लोकल एरिया पे टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं, जिसमें कैसे हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल उसके ऊपर मैंने वर्कशॉप अटेंड की है। और उसके साथ ही मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। और अपने एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो अभी रिसेंट में ही मैंने नेट एग्जाम क्रैक किया है जून 2025 में। बिना इधर उधर की बात करें, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर ऑफ 91। सो यू कैन सी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 91, दैट इज न्यूज़पेपर और उसके पब्लिकेशन हमें बताने हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ का है। देखो, पहला पूछ रहा है प्रताप न्यूज़पेपर। प्रताप न्यूज़पेपर को पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या याद आ रहा है? हमारे दिमाग में सीधा याद आ रहा है कि 1913 यानी 1913 में जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उन्होंने जो है हमारा प्रताप न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। लेकिन ये न्यूज़पेपर है कहाँ का? ये है कानपुर का। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड। ए का थर्ड यानी थर्ड वाले ऑप्शन में। तो यहां से तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अब हमें आगे भी देखना है। सॉरी। तो दैनिक भास्कर जो है वो हमारा 1958 का न्यूज़पेपर है। 58 का है। और ये कहाँ से प्रसारित होता है? ये भोपाल से ये न्यूज़पेपर आया है। देखिए, भोपाल से शुरू हुआ है न्यूज़पेपर। और अगर इसकी बात की जाए तो ये फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया के अलग अलग शहरों में ये न्यूज़पेपर फैला। नाउ अगर हम अब बात करते हैं अ, राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर की। राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर 1992 का न्यूज़पेपर है। और ये न्यूज़पेपर जो है हमारा जो है लखनऊ से प्रसारित हुआ है ये न्यूज़पेपर। अब ये न्यूज़पेपर की क्या खासियत है कि ये भी धीरे धीरे लखनऊ में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा है। नेशनल लेवल तक धीरे धीरे पहुंचा है। अब हम अमर उजाला की बात करते हैं, जिसमें हम आजकल हम पढ़ते हैं कॉमन न्यूज़पेपर। अमर उजाला 1948 का न्यूज़पेपर। और ये कहाँ से प्रसारित हुआ? आगरा से। कहाँ से? आगरा से। तो ये आंसर क्या हुआ आंसर? प्रताप न्यूज़पेपर का आंसर हो गया कानपुर। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आंसर हो गया आपका दैनिक भास्कर का हो गया क्या? दैनिक भास्कर का है भोपाल। और राष्ट्रीय सहारा का हो गया आपका लखनऊ। और उसके बाद अमर उजाला का हो गया आगरा। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन की। तो 92 नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है, विद whom डिड जी मार्कोनी द इन्वेंटर ऑफ रेडियो शेयर द 1909 ग्लोबल प्राइज इन फिजिक्स? अब देखो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कि जी मार्कोनी, अब हमने ये तो पता है ना कि जी मार्कोनी कौन थे। जी मार्कोनी इन्वेंटर थे रेडियो के। अब इन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है रेडियो की शुरुआत की थी। कब की थी? 1881 में खोज की थी। और 1885 में इन्होंने रेडियो की शुरुआत कर दी थी। और इन क्वेश्चन ये बोल रहा है 1909 में जी मार्कोनी को नोबेल पीस प्राइज मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में। अब वो जो कैटेगरी मिली थी वो उन्होंने किसके साथ साझा की थी? मतलब किसके साथ वो कोऑर्डिनेट करके चले थे? तो वो थे एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल फेर्डनांड बैरन। क्या था? कार्ल फेर्डनांड बैरन। ये थे। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो डेवलप और किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है वायरलेस टेलीग्राफी टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से, यानी वायरलेस यानी कि जो एक रेडियो है जिसमें ना किसी की तार की जरूरत ना किसी एंटीने की जरूरत, बस सीधा घुमाया, अपना बटन दबाया और सीधा जो है कनेक्शन आपका हो गया सैटेलाइट से। और सीधा आपके पास जो है कनेक्शन से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो ये हो गया
अब देखो बाकी के ऑप्शन क्या है। जगदीश चंद्र बासु, ये क्या है, ये इन्हें कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ये जो है इन्होंने रेडियो वेव की शुरुआत की थी, किसकी, रेडियो वेव को लेकर जो है काम किया था। फ्रेंच मॉम जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट है, एक फिजियोलॉजिस्ट है, ठीक है। फिर आता है आपका मैकलर्ग लॉ, क्या आता है, मैकलर्ग लॉ। मैकलर्ग लॉ जो है वो ये एक साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। और इसीलिए ये क्या है, एक इररेलेवेंट ऑप्शन है हमारे लिए, जिसका कोई लेना देना नहीं था, बस बिन फालतू के ये यहाँ पे लाया गया है। तो इससे आंसर हमें पता लग गया, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, अंडर सेक्शन 13 ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आर व्हाट। यानी कि वो कह रहा है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है 1978 का, ये एक्ट में सेक्शन नंबर 13 के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव को जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक जुडिशियल बॉडी है, 1978 में आई है। ये जो है प्रोटेक्ट करती है प्रेस को, फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और देखती है जितने भी न्यूज़पेपर हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, उनके जो स्टैंडर्ड है उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उस पर काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से काम करती है, वॉचडॉग ऑफ द प्रेस, यानी कि सिंपल और सीधी बात, वॉच डॉग ऑफ द प्रेस यानी कि निगरानी करके दिखाती है, जैसा कैसा चल रहा है समाज में, क्या चल रहा है, वो चीज बताती है। अब हम इसके हम इसके थोड़ा सा कंपोजिशन को भी जान लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 28 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन लगा के 29 अदर मेंबर यहाँ पे हो जाते हैं। अगर हम बात करें, एक चार्ट में आप देख सकते हो एक चेयरमैन है जहां पर 13 वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जिसमें से 7 तो वर्किंग जर्नलिस्ट हो गए, 6 आपके एडिटर हो गए, ठीक है। और 6 आपके मीडिया मैनेजमेंट हो गए, 6 आपके मीडिया मैनेजमेंट हो गए। एक आपका न्यूज एजेंसी हो गई, ठीक है। 3 आपके जो हैं वो आपके नॉलेज, स्पेशल नॉलेज वाले हो गए। 5 मेंबर जो हैं वो आपके 5 मेंबर जो हैं वो आपके पार्लियामेंट के हो गए, जिसमें से 3 आपके लोकसभा के और 2 आपके राज्यसभा के। क्लियर हो गया ये चार्ट कि चेयरमैन है जिसमें 13 वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जिसमें 7 आपके वर्किंग जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, 6 आपके एडिटर की कैटेगरी में आ जाएंगे, 6 बाकी के अलग जो है वो मीडिया मैनेजमेंट में आ जाएंगे, एक जो है वो आपका न्यूज एजेंसी में आ जाएगा, 3 जो है वो आपके स्पेशल नॉलेज और अदर फील्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, 5 जो मेंबर हैं जिसमें से पार्लियामेंट के मेंबर में से 3 जो है वो लोकसभा में आ जाएंगे और 2 जो है वो आपके राज्यसभा की तरफ से आ जाएंगे। ये तो होगी ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि सेक्शन नंबर जो 13 है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट द प्रेस, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बिल्कुल, क्योंकि वॉचडॉग की तरह काम करता है पीसीआई, तो ये ऑप्शन तो सही होना ही है। दूसरा क्या है, मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है इन स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसीज के, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा ऑप्शन है, टू टू कंडक्ट रिसर्च एंड एक्सप्रेस ओपिनियन टू द गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू एनेबल एंड लॉ कंसर्निंग द प्रेस। देखो सिंपल सी बात है, जो भी चीजें एक्सप्रेस करनी होगी गवर्नमेंट के अंदर, जो भी रिलाई करने वाली चीजें होंगी वो भी इसमें कंडक्ट की जाएंगी। तीसरा है कि कंस्टिट्यूट अ स्पेशल कमिटी टू मेक ऑन द स्पॉट सेटलमेंट ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट द प्रेस। बिल्कुल ठीक बात है कि एक स्पेशल कमिटी बनाई गई है, देख लो पीसीआई बनाई है अलग से, जो कि आपकी जो ये कंप्लेन है उसको स्पॉट करती है, हाईलाइट करती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक्चुअल में जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, इनके ऊपर कोई भी अगर अत्याचार हो रहे होते हैं तो उनको ना कोई देखता नहीं है, तो उनको देखने के लिए भी एक बॉडी है पीसीआई जो देखती है, जो उसके खिलाफ जो है ऑर्डर पब्लिश करती है, ठीक है। तो इससे आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो चारों के चारों क्या है, सही हैं। अब देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 और 15 क्या बोलते हैं। सेक्शन नंबर 14 15 पीसीआई की फंक्शनिंग और पावर को बताते हैं। अब वो क्या बताते हैं कि जैसे एक न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी या फिर एक जर्नलिस्ट के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उसके एथिक्स के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको बताया जाता है, ठीक है। अगला चीज है, कैन इंक्वायर इनटू कंप्लेन अगेंस्ट द प्रेस फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यानी कि कुछ
कंडक्ट हुआ हो, किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ गलत हुआ हो, तो उसको इंक्वायर करने का काम कौन करते हैं? पीसीआई करता है। ठीक है। अगला है, कैन ऑल्सो इंक्वायर इनटू कंप्लेन अगेंस्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट इफ दे इंटरफेयर विद प्रेस फ्रीडम। अब देखो क्या बोला जा रहा है, कैन ऑल्सो, ये कंप्लेन भी, जैसे कि किसी गवर्नमेंट ने के खिलाफ या किसी अथॉरिटी के खिलाफ कुछ गलत बात हुई है, तो वो कंप्लेन भी रजिस्टर्ड करने का काम जो है पीसीआई करता है। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है, वो ये है कि पीसीआई डिसीजन आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल लाइक अ कोर्ट, बट दे कैरी स्ट्रॉन्ग मोरल अथॉरिटी। देखो, कोर्ट के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं देता है पीसीआई, सिर्फ इतनी बात कही जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ है। एडिशनल पॉइंट 14 और 15 भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, जो कि ये बताते हैं कि अगर प्रेस के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पीसीआई उसका पीसीआई जो है देखरेख करेगा, और कोर्ट के मामले में कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 94, which was the first modern advertising agency established for advertiser? कौन सी है फर्स्ट मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एजेंसी? कौन सी है? न्यू न्यू अय्यर एंड सन। कौन है? NW अय्यर एंड सन। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। NW अय्यर जो है ये 1869 की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस यानी कि यूएसए में है। और ये फर्स्ट मॉडर्न एजेंसी है। क्यों है? क्योंकि ये प्लान को क्रिएट करती है, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को मैनेज करती है, क्रिएट करने का काम करती है, इसलिए मॉडर्निटी के अंदर आती है। उसके साथ ही साथ ये फुल सर्विस जो है वो भी देने का काम करती है, इसलिए ये मॉडर्निटी के अंदर आती है। अदर ऑप्शन क्या है? जोसेफ जे वॉल्टर थॉमसन, यानी जोसेफ वॉल्टर थॉमसन। अब ये जो है फाउंडेड हुई है 1864 में। कब? 1864 में। लेकिन ये क्रिएटिव एजेंसी है, मॉडर्न एजेंसी नहीं है, क्रिएटिव एजेंसी है। अब हम बात करते हैं ऑगिल्वी एंड मदर की। इतना याद रखना, डेविड ऑगिल्वी इज द फादर ऑफ एडवर्टाइजर। ठीक है, इतना तो पता होगा कि डेविड ऑगिल्वी जो है फादर है एडवर्टाइजर के। अब फाउंडेड ईयर देख लो, 1948। क्या है डेविड ऑगिल्वी का जो वो है एजेंसी का ईयर? 1948 है। और यंग एंड रूबिकैम, ये देखो एक नई सी एजेंसी, यंग एंड रूबिकैम, ये भी एक एडवर्टाइजिंग, मेजर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, बहुत बाद में आई है 1923 के आसपास। ठीक है, तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अब देखो उसके अलावा कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सन एजेंसी 1869 की, मैंने बता दिया आपको, यूएसए की है, फर्स्ट मॉडर्न एजेंसी हो गई। फिर JWT 1864, यूएसए, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में हो गई। फिर आपका लियो बर्नेट भी है जो कि यूएसए में है, और 1935 की एजेंसी है, 1935 की है। फिर है ऑगिल्वी एंड मदर। ऑगिल्वी एंड मदर मैंने बता दिया 1948 की है। और डेविड ऑगिल्वी जो है फादर ऑफ एडवर्टाइजर भी हैं। यंग यंग एंड रूब्रिकेन 1923 की है, यूएसए की है। मैकिन इरिक्सन 1902 की है, यूएसए की है। साची साची, ये बहुत ही पुरानी न्यूज एजेंसी है, ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी से बोला जाता है, 1970 की है। डेंसू जो है जापान की है, 1901 की। एशिया की लार्जेस्ट एड एजेंसी है ये। ग्रे एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, 1917 की, यूएसए की है। BBDO जो है ये भी एक एजेंसी है, जिसको बैटन प्रेस्टन दृष्टाइन ऑसबर्न इसे बोला जाता है, 1928 की है, जो कि यूएसए में है, 1928 यूएसए। ठीक है, BBDO। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है। न्यू NW अय्यर एंड सन 1869, और जो फिलीपींस यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, और उसके अलावा 64 की हो गई आपकी थॉमसन वाली, डेविड ओगिलबी वाली आपकी 48 की हो गई। फिर उसके बाद आपका 23 की योंग वाली हो गई। ठीक है, बर्नेट वाली 35 की है। मैकन एरिक्सन वाली 1902 की है। साची साची 1970 की है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 की, जहां पे हमें अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट, पहले क्या आया बाद में क्या आया वो हमें लगाना है। देखो, राजा हरिश्चंद्र मूवी किसकी है? ये है दादा साहेब फाल्के की। कब की है? 1913 की, यानी 1913 की है। आलम आरा 1931 की है, आदिशर ईरानी की मूवी है। फिर है इंग्लैंड रिटर्न 1921 की है। ठीक है, 1921 की है, बाल गंगाधर आप्टे की है। किसकी? बाल गंगाधर आप्टे की। और ये वन ऑफ द अर्ली
साइलेंट फिल्म है, कौन सी अर्ली साइलेंट फिल्म है। और 2 बीघा जमीन 1953 विमल रॉय की है, जो कि लैंडमार्क थी पैरेलल सिनेमा के टाइम की। ठीक है। गोपी किसान, गोपी किसान कब की है, 1994 की है, जो कि गोविंदा स्टारर के द्वारा आई है, बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म है ये गोपी किसान। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला 1913, ए वाला 1913, सी वाला 1921, बी वाला 1931, ई वाला 1953, डी वाला 1994। ठीक है। देखो, ए वाला 1913, बी वाला 1931, सी वाला 1921, और 2 बीघा जमीन वाला 1953, और गोपी किसान का क्या था, गोपी किसान का 1994। ठीक है, 1994। ठीक है। 2 बीघा जमीन के बिमल रॉय, और इंग्लैंड रिटर्न के आपके वो क्या बोलते हैं उसको, बाल गंगाधर जी हैं। आलम आरा के आदर्श ईरानी है, चंद्र हरीश चंद्र के जो हैं वो आपके दादा साहिब फाल्के हो गए। गोपी किसान के कौन है, गोपी किसान की याद नहीं आ रही मुझे, गोपी किसान के क्या है, गोविंदा है, गोपी किसान के गोविंदा है। ठीक है। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 96, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है। क्या है, वॉल्टर बेंजामिन इज एसोसिएटेड विद, वॉल्टर बेंजामिन, हु इज वॉल्टर बेंजामिन, ही इज अ जर्मन फिलोसोफर, क्या, जर्मन फिलोसोफर एंड कल्चर क्रिटिक है। ये किससे जुड़े हुए हैं, किससे एसोसिएट है, ये है फ्रैंकफर्ट स्कूल से, जो कि क्रिटिकल थ्योरी को बताता है। ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी को बताता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, यानी 1923 के आसपास की ये थ्योरी है। अब इस इनका एक फेमस वर्क भी है, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, इन्होंने इसके ऊपर भी काम किया है, जो कि 1936 का जो है ईयर में आया है, 1936। द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, 1936, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। ओके। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि 96 वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन पे। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्क्स और उसके ऑथर्स, बुक्स यानी बुक्स है, ये क्वेश्चन ना हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा कि भाई बुक्स तो ऐसा फंसाता है वो एनटीए, ऐसी बुक लाके डालता है और उसके ऑथर हमेशा पूछेगा, है ना। और इसी वजह से जेआरएफ ना एक एक नंबर से रहता है, एक नंबर, एक क्वेश्चन की वजह से 2 नंबर रह जाते हैं, और जेआरएफ से आप ना टच होते होते रह जाते हो कि यार, फिर आप सोचते हो काश एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता और वो 2 नंबर मिल जाते, ये वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो आप सुन लो। देखो, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, देखो पब्लिक स्फेयर से तो ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर जर्गन हबरमास होगा, जर्गन हबरमास। ठीक है। तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ होने से तो सेकंड नंबर का आंसर हो गया है हमारा, ये तो क्लैरिटी आ गई। आप देखो, इसके अलावा देखते हैं, जानते हैं। देखो, सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक स्फेयर, जर्बन हबरमास हो गया। इनका फेमस वर्क और क्या है, इन्होंने थ्योरी दी है, पब्लिक स्फेयर थ्योरी दी है, क्रिटिकल पब्लिक स्फेयर थ्योरी दी है। सेकंड क्या था, टेक्नोलॉजिकल ऑफ फ्रीडम, टेक्नोलॉजिकल ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में किसने बताया, ये है एचएल जी सोलापोल। क्या है, एचएल जी सोलापोल, इन्होंने दिया है। इनकी बुक देख लो, कैसा अजीब सा नाम है, देखो सोलापोल टाइप का। इन्होंने जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रीडम के ऊपर बात की है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रीडम के ऊपर बात की है। अब देखो, अगला है मीडिया लॉजिक। मीडिया लॉजिक में एलडी एल्डीड एंड स्नो है, मीडिया लॉजिक की कौन है, एल्डीड एंड स्नो। इनका मेन काम शेप कंटेंट के ऊपर है, शेप मीडिया एंड शेप कंटेंट के ऊपर। फिर है डेमोक्रेटिक सोशोलॉजिस्ट थ्योरी, जो आर पिकार्ड की है, आर पिकार्ड डेमोक्रेटिक सोशोलॉजिस्ट थ्योरी, जो कि आपकी जिस इन्होंने और भी काम किए हैं, प्रेस इकोनॉमिक एंड थ्योरीज के ऊपर भी इन्होंने काम किया है, प्रेस इकोनॉमिक थ्योरी और सोशलिस्ट प्रेस प्रेस पर्सपेक्टिव के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, देखो, स्ट्रक्चर पब्लिक स्पेयर से जर्गन हबरमास क्लियर हो गया, क्रिटिकल थ्योरी दी है। टेक्नोलॉजी वाला सोलापुल वाला है, तो सेकंड हो गया, बी का 1 हो गया। इंडियन लॉजिक वाला स्नो वाला था, स्नो वाला याद हो गया, सी का सेकंड। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थ्योरी का क्या है, आर पिकार्ड, क्या है, आर पिकार्ड, डी का थर्ड हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, और ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ पीपल एट डिफरेंट टाइम, यानी कि जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के उसमें, बट डिफरेंट टाइम में फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। देखो, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, एक कमरे में 30 बच्चे बैठते हैं, 30 बच्चे इज द पॉपुलेशन,
ठीक है, पॉपुलेशन हो गई। और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अब एक कमरे में 30 बच्चे बैठे हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं, अलग अलग ग्रुप में, कोई लगा लो कोई मास कॉम का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई आपका ज्योग्राफी का है, इस तरीके के बैठे हुए हैं। डिफरेंट टाइम में हम इन लोगों के ऊपर क्या है, स्टडी कर रहे हैं अलग समय में। यानी कि सोचो जैसे आज संडे हो गया, तो कल जो है मंडे हो जाएगा। तो हम आज संडे को गए, हमने देखा अरे यार बच्चे आए हैं 30 बच्चे, हमने उनके ऊपर, सेम पॉपुलेशन थी, डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, उनके ऊपर स्टडी करी। अब उस स्टडी को क्या कहेंगे, उस स्टडी को क्या कहेंगे, उस स्टडी को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रेंड स्टडी। क्या कहेंगे, ट्रेंड स्टडी। क्योंकि हम सेम समय में हम क्या कर रहे हैं, सेम समय में डिफरेंट, नहीं सॉरी, डिफरेंट समय में सेम पीपल के ऊपर, सेम पॉपुलेशन के ऊपर, जो डिफरेंट ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो गया ट्रेंड स्टडी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं केस स्टडी क्या होता है। इसका आंसर तो क्लियर होगा कि 98 नंबर का फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है। अब हमें पता होना चाहिए केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी वो होती है जिसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है। अब पता है ना, जैसे अगर आप रिसर्च करने बैठोगे ना, मैं बता रही हूँ, जब कोई अगर पीएचडी कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि केस स्टडी में क्या होता है। जैसे अगर हमने कोई केस स्टडी करी तो उसके ऊपर हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। इन डेप्थ एनालिसिस कैसे, लाइक हमें ये करना पड़ेगा, हमें ना स्टडी करनी पड़ेगी और हमें जानना पड़ेगा और क्या क्या चीजें घटी है, क्या क्या हुआ है, वो हो गया। को फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है कोहर्ट एनालिसिस। कोहर्ट एनालिसिस, कोहर्ट एनालिसिस मतलब हो गया स्टडी अ स्पेसिफिक सब ग्रुप, जिसको कोहर्ट बोला जाता है, ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम, पार्शियल डिफिट बट नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट ग्रुप ईच टाइम। देखो कोहर्ट स्टडी में स्पेसिफिक ग्रुप होता है, उसके ऊपर हम अलग अलग समय में स्टडी करते हैं। यहाँ पर सेम पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं हो रही, स्पेसिफिक ग्रुप पे हो रही। लाइक हमने जो है स्टडी करनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो हम पहले टारगेट पकड़े अपनी एजुकेशन, फिर नेक्स्ट टाइम हमने टारगेट पकड़ा जो है ये जो कैंसर ऑपरेटेड मशीन आ गई इसके ऊपर, फिर सेकंड टर्म हमने पकड़ा कि इसका ऑनलाइन एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से देखा गया। तो स्पेसिफिक ग्रुप का हमने एक ही समय में अंदाजा लगा दिया, वो हो गया कोहर्ट एनालिसिस। पैनल स्टडी किसे बोलते हैं, सेम पीपल आर स्टडी रैपिडली ओवर टाइम, लाइक वी आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम पैनल स्टडी। हम क्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूजीसी नेट के लिए, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो वी आर द सेम पॉपुलेशन, वी आर द सेम पीपल, वी कैन रैपिडली स्टडी फ्रॉम द यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। सो दैट्स व्हाई वी आर अ पैनल स्टडी एंड वी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैनल स्टडी। ओके, सो ये हो गया ट्रेंड स्टडी का, मैं बता दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर ना मैं एक आपको डायग्राम भी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। केस स्टडी में हम कोई केस लेते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर करते हैं। कोहर्ट स्टडी में क्या होता है, हम लोगों ने जो है कोहर्ट स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप होता है और उस स्पेसिफिक ग्रुप पे हम अलग अलग समय में स्टडी कर रहे होते हैं। और पैनल स्टडी में सेम पॉपुलेशन है, वो बार बार रिपीट करके पढ़ रही है। ट्रेंड स्टडी में क्या हो रहा है, ट्रेंड स्टडी में सिंपल और सीधी बात है, यहाँ पर डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और हम उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सेम पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो हो गया ट्रेंड स्टडी। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू विमर एंड डोमिनिक अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस शुड मीट विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस करने के लिए विमर एंड डोमिनिक ने कौन कौन सी क्राइटेरिया बताई हुई हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट शुड कंटेक्स्ट करंट नॉलेज इन द एरिया। बिल्कुल सही बात है कि गलत बात है, ये गलत बात है। करंट नॉलेज इन द एरिया, कॉन्टेक्स्ट इन द करंट नॉलेज इन द एरिया, ये बात तो विमर एंड डोमरिक ने अपनी रिसर्च में बताई नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्यों, लॉजिकलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है। तो इससे ये तो पता लगे कि भाई इसका आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। इट शुड बी मोस्ट पार्सिमोनिस्ट फॉर्म। पार्सिमोनिस्ट क्या होता है, अब ये देखो, पार्सिमोनिस्ट मतलब होता है एज सिंपल एज पॉसिबल, आसान और सिंपल भाषा में चीजों को हमें फॉर्म करना आना चाहिए। क्योंकि जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कॉम्प्लिकेशन के साथ रिसर्च करें। तो क्या होना चाहिए, जो स्टडी हम करने बैठे हैं वो एज सिंपल एज दैट होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी टेस्टिएबल। कैसी होनी चाहिए, टेस्ट
टेस्टिएबल, टेस्टिएबल मतलब कि वेरीफाइएबल होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। इट शुड बी कंपैटिबल विद करंट नॉलेज इन द एरिया। आप देखो, कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जो आपने सोचा कि भाई मैं एआई के ऊपर स्टडी करूंगी, तस से मस नहीं हो रही हूं मैं। अगर आपको आपको प्रोफेसर कह रहे हैं कि नहीं सर, सर कह रहे हैं प्रोफेसर कि भाई थोड़ा टॉपिक चेंज कर लो, नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं करूंगी, मैं तो यही टॉपिक करूंगी, कंपैटिबल मेरे से बैठता नहीं है, तो वो आपको क्यों अपनी पीएचडी में लेंगे? व्हाई दे आर टेकिंग टू यू? बिकॉज दे हैव ओनली वन सीट। और व्हाई वी आर सेलेक्ट फ्रॉम यू? बिकॉज यू कैन नॉट फ्लेक्सिबल, यू कैन नॉट कंपैटिबल विद योर टॉपिक, सो व्हाई वी आर सेलेक्ट टू यू? ओके, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये आ जाएगा इसके अंदर। ओके, सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? BCDE। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी कम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। ओके, सो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे समझते हैं। आइडेंटिफाई द करंट ऑप्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि खासा सुब्बा राव जो कि एक जर्नलिस्ट रहे हैं, वो एडिटर रहे हैं, कौन से न्यूज़पेपर के रहे हैं? आप देखो, वो रहे हैं, एक तो देखो, वो रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, संतारा के, यानी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में है, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ तो कट गए। अब दूसरा, वो जो है आपके क्या वो इंडियन एक्सप्रेस के रहे हैं, तो बी और ई तो आ ही रहा है। बी और ई से कौन सा ऑप्शन बन रहा है? एलिमिनेशन मेथड से सेकंड आंसर हमारा हो गया है, तो डी ऑप्शन भी आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि स्वराज्य और फ्री प्रेस जर्नल के भी ये क्या रहे हैं? एडिटर रह चुके हैं इंडियन न्यूज़पेपर्स के। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। देखो, नेशनल हेराल्ड के कौन है? जवाहरलाल नेहरू है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और गाइज, आपको अगर मैं जो है, अब मैं क्या करने वाली हूँ कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी देने वाली हूँ, और वहां से आप ना, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख सकते हो। वो दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट में आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि गाइज बहुत ज्यादा पैटर्न बदल चुका है। मैं देख रही हूँ सबको रटी हुई है, 1 से लेकर 10 तक की यूनिटें सबने पढ़ी हैं, इतनी बार अटेम्प्ट हो चुका है। लेकिन अब क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें स्मार्ट वर्क के लिए जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू 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 लगाने हैं, और हमें कुछ नहीं करना। और जब जब मुझे टाइम लगेगा तब तब मैं आपके सामने जो है वीडियो पोस्ट कर दिया करूंगी, और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।